हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए समाजशास्त्र के फादर पिता पिता के बारे में बताना चाहती हूँ। यानी समाजशास्त्र के पिता कौन है? अगस्त काम्टे, जिनको आप जानते हैं। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र नाम कब दिया था? 1838 में। अगस्त काम्टे कहाँ के रहने वाले थे? अगस्त काम्टे, आइए देखें। अगस्त काम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 ईस्वी में हुआ था, मॉन्टपेलियर में, और उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1857 को हुई थी। अगस्त काम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पे हुआ था। उनका पूरा नाम है ईसोडोर अगस्ट मैरी फ्रेंकोइस जेवियर काम्टे था। इनके माता पिता कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। पिता जो थे विभाग के अधिकारी थे। वे मध्यवर्गीय परिवार के थे। इनकी बुद्धिमत्ता के कारण इनके सहपाठी इन्हें फिलोसोफर के नाम से भी पुकारते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचारों से बहुत प्रभावित थे। काम्टे ने इन्हें आधुनिक सुकरात कहा है। किसे? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। 20 वर्ष की आयु में इनका संपर्क सेंट साइमन से हुआ। उनके ऊपर व विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगस्त काम्टे का साथ और सेंट साइमन का साथ ज़्यादा दिन नहीं रहा। इनका संपर्क जब हुआ उसके बाद में 1824 तक ही इनका संपर्क रहा सेंट साइमन से। उसके बाद में दोनों के विचारों में मतभेद होने के कारण वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सेंट ने भी काम्टे ने समाज सुधार की धारणा लिया था। सेंट से ही काम्टे ने समाज सुधार की अवधारणा की धारणा ली थी। काम्टे की रचनाओं में सेंट साइमन के कई विचारों का हमें परिवर्धित और संशोधित रूप मिलता है। अगस्त काम्टे सकारात्मक आगमन सिद्धांत है। अगस्त काम्टे का सकारात्मक आगमन सिद्धांत है। और आप देखें कि अगस्त काम्टे ने कौन कौन सी बुक लिखी है। इसीलिए मैंने पहले ही इनकी बुक कुछ मेंशन कर दी है, जो इस प्रकार से है। 1822 में प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। अगली बुक है 1832 से लेकर 42 तक उन्होंने लिखी है 6 वॉल्यूम में पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसका नाम है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। प्रत्यक्षवाद, इस बुक में उन्होंने प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय और सामाजिक स्थितिकी, गतिकी और समाजशास्त्र का भी उल्लेख किया है। 1844 में यानी 1844 में अ जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म लिखा है उन्होंने। अगली बुक है 1851 से लेकर 54 तक पॉजिटिव पॉलिटी। ये बुक 4 वॉल्यूम में लिखी गई है, 4 वॉल्यूम में। फिर 1851 में द फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स उन्होंने लिखा है। उसके बाद द रिलीजन ऑफ यूनिटी 1849 में उन्होंने लिखा है। फिर अगली बुक है 1852 में द कैचिज्म ऑफ पॉजिटिज्म रिलीजन उन्होंने लिखा है। जनतंत्र का समर्थन उसमें किया है और प्रेम संबंधों की स्वतंत्रता के बारे में भी बताया है उन्होंने। एजुकेशन ऑफ सोशलॉजी उनकी अगली बुक है। इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव फिलॉसफी इनकी बुक है। अगला है इसेंशियल काम्टे, ये भी अगली बुक है इनकी। और अगला है 1855 में अपील टू कंजर्वेटिव। फिर सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक, जो इन्होंने समाजशास्त्र को 2 क्षेत्रों में, जिस तरह से समाजशास्त्र की विषय वस्तु को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है सोशल स्टैटिक, दूसरा है सोशल डायनेमिक। इन्होंने 2 भागों में बांटा है। इनकी बुक भी है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक। फिर 1843 में उन्होंने लिखा है एलिमेंट्री ट्रीटीज एंड एनालिसिस जियोमेट्री। तो इस तरह से इनकी बुक है।
दोस्तों देखिएगा, ये जो बुक्स हैं ये सेम टू सेम ऐसे ही आती हैं एग्ज़ाम में। आप अगस्त काम्टे का इमेज भी देखिए, अगस्त काम्टे देखने में कैसे थे। अगस्त काम्टे का आप देखें, अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ था। अगस्त काम्टे का जन्म हुआ था 1798 में। मृत्यु कब हुई थी? 1857 में। इनका नाम है अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे। तो इस तरह से आपने देखा कि अगस्त काम्टे कैसे अपने गुरु से ही कई अवधारणाएं उधार ली थीं, जैसे सामाजिक पुनर्निर्माण की अवधारणा, और आगे भी मैं अभी बताऊंगी आपको आगे कि उन्होंने कौन कौन सी अवधारणा ग्रहण की है सेंट साइमन से। देखिए, अगली इनकी अवधारणा जो है, अवधारणा क्या है? प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय सिद्धांत उन्होंने दिया है, और विज्ञानों का संस्करण दिया है। त्रिस्तरीय सिद्धांत में क्या दिया है? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी सिद्धांत। और जो काम्टे थे वो रेखीय सिद्धांत को मानने वाले थे। ज्ञान के विकास का त्रिस्तरीय नियम उन्होंने दिया है। वही त्रिस्तरीय जो सिद्धांत दिया है वो ज्ञान के आधार पर उन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज अपने अपने विकास के इन तीन स्तरों से गुजर चुका है। मानवता का धर्म उन्होंने दिया है। समाज नवनिर्माण की योजना भी बताई है। अब आप देखें, यहाँ पर आते हैं, ये कुछ बुक्स लिखी हुई हैं जो मैं पहले ही मेंशन कर दी हूँ पहले पेज पर। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये दो बुक्स हैं। इनके दो शिष्य थे, लिटरे और जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट जो मिल थे वो इनके गहन आलोचक थे। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे ये इनके गहन आलोचक थे। किसके? अगस्त काम्टे के गहन आलोचक थे जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने ही कहा था कि समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम ना देकर इथोलॉजी शब्द दीजिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही कहा था कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही कहा था कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता स्वयं ही प्रत्यक्षवाद का विरोधी हो गया। ऐसा कथन जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही कहा था। आगे देखें, कैंसर रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? आपके फादर की, यानी अगस्त काम्टे की मृत्यु कैंसर के कारण हो गई थी। फ्रांस की क्रांति को काम्टे ने विवेक की विजय भी कहा है। आगे देखते हैं, अगस्त काम्टे को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री भी समझा जा सकता है, ऐसा रेमंड एरेन ने कहा है। आप देखें कि अगस्त काम्टे को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री ही समझा जा सकता है, रेमंड एरेन ने कहा है। अगला आप देखें कि इस सिद्धांत या सांस्कृतिक इतिहास में ऐसी कम ही समस्याएं होंगी जिन पर काम्टे ने विचार ना किया हो, ऐसा बार्न्स ने कहा है काम्टे के बारे में। सामाजिक सिद्धांत और सांस्कृतिक इतिहास में ऐसी कम ही समस्याएं होंगी जिन पर काम्टे ने विचार ना किया हो, ऐसा बार्न्स ने कहा है। काम्टे ही वह सर्वप्रथम विचारक था जो समाजशास्त्र को मानवीय क्रियाओं का एकमात्र विज्ञान स्वीकार करता है, ऐसा बेकर ने कहा था। किसने कहा था? हार्वर्ड बेकर ने। अगली कृतियाँ क्या है? द प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क और रिक्वायरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, 1822 में ये इनकी बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बुक है। प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, 1822 में इनकी रचना काम्ट की प्रथम रचना थी, जिसकी भूमिका सेंट ने की थी, ये रचना की। अगली है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जो आप देख चुके हैं, इसके बारे में लिखा है उन्होंने। इसमें क्या क्या है? समाजशास्त्र की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है, प्रत्यक्षवाद का नियम भी
बताया है। अभी आपको मैंने बताया है फर्स्ट पेज पे, जो आपको मैं पढ़ा रही थी, कि देखिए यहाँ पर पॉजिटिव फिलॉसफी में उन्होंने क्या क्या दिया है, प्रत्यक्षवाद का नियम दिया है, त्रिस्तरीय नियम बताया है, सामाजिक स्थितिकी और गतिकी के बारे में बताया है, और समाजशास्त्र का उल्लेख भी इसी बुक में किया है। इस बुक की 6 वॉल्यूम है। इस बुक की कितनी वॉल्यूम है? 6। याद रखिएगा कि फिलॉसफी जो सबसे ज़्यादा जिसमें स्पेलिंग है फिलॉसफी में, उसी का 6 वॉल्यूम है। फिलॉसफी जो है, पॉजिटिव फिलॉसफी जो है वो 6 वॉल्यूम की है। ये 6 वॉल्यूम की है पॉजिटिव फिलॉसफी, जबकि पॉजिटिव पॉलिटी जो है वो 4 वॉल्यूम की है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा काम्टे ने किस बुक में दी है, तो पॉजिटिव फिलॉसफी में। त्रिस्तरीय सिद्धांत उसमें किसने दिया? पॉजिटिव फिलॉसफी में। सामाजिक स्थिति की गतिकी किस में दिया है? पॉजिटिव फिलॉसफी में। और समाजशास्त्र का उल्लेख भी उन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी में किया है। अब आइए चलते हैं हम अगले पेज पर, जहाँ मैं आपको पढ़ा रही थी, यहाँ पर आते हैं। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, उसमें उन्होंने क्या दिया है? इसमें आप देखें, यहाँ विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है, समाजशास्त्र की प्रकृति की आवश्यकता पर बल दिया है, चिंतन के 3 अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है। आगे देखें, सेंट साइमन सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851, ये 4 वॉल्यूम की है। आप देखें, इसमें मैं लिख दे रही हूँ, इससे पहले तो लिख चुकी हूँ, फिर भी लिख देती हूँ। इसमें 4 वॉल्यूम है। ये 4 वॉल्यूम की है। अब आप देखें इस तरह से, इसमें उन्होंने कौन कौन से विचार दिए हैं? मानवीय और सामाजिक प्रगति के आधार पर मानव इतिहास की एकता के बारे में उन्होंने बताया है। और इस पुस्तक में काम्टे ने सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग करते हैं। इस बुक में उन्होंने सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग किया है। इस पुस्तक में काम्टे ने अपने विचारों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी है। J.S. मिल, इसमें उसके सभी प्रमुख सिद्धांत पॉजिटिव फिलॉसफी की तुलना में अधिक परिपक्वता अथवा सुस्पष्ट रूप से विकसित हुए हैं, बार्न्सबेकर ने कहा है। अब आप देखें कि सोशियोलॉजी ऑफ द साइंटिफिक ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति के विज्ञान है? ऐसा कहा है काम्टे ने। कहा है। अब आगे आप देखें, इसमें उनका विचार है कि समाजशास्त्र एक व्यवस्था है। व्यवस्थाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, यानी एक सावयव है। उदाहरण, शरीर के विभिन्न अंगों की तरह, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, गुदा आदि एक दूसरे से जुड़े हैं। समाज एक सावयव है। काम्टे समाजशास्त्र की विशेषता क्या बताते हैं? आइए हम देखते हैं। काम्टे ने बताया कि समाजशास्त्र क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है, एक समन्वयात्मक विज्ञान है, निष्पक्ष अध्ययन है, मानव प्रकृति का ज्ञान है, भविष्यवाणी करने वाला विज्ञान है, सामाजिक पुनर्निर्माण का विज्ञान है। आप देखें समाजशास्त्र की शाखाएं, एक सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी विज्ञान। समाजशास्त्र की शाखाएं क्या है? सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिकी विज्ञान। 3 स्तरों का नियम क्या है? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर। आप देखें, धार्मिक स्तर में प्रेतवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। अब आइए देखते हैं प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिकवाद किसे कहते हैं। काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक भी माना जाता है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया है समाजशास्त्र के माध्यम से। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग प्रत्यक्षवाद कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं, अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली, तार्किक व्याख्या, सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन,
प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म, ज्ञान से संबंध, धर्म और विज्ञान का समन्वय। प्रत्यक्षवाद का प्रमुख विज्ञान, विज्ञानों का दर्शन, वैज्ञानिक धर्म और नीति, प्रत्यक्षवादी राजनीति। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। देखिए ये बात मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, वही इसमें मेंशन मैंने कर दिया है। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। ये विश्वास करना अत्यंत सरल है कि वहाँ दो कामटे थे, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला वैज्ञानिक था तो दूसरा सामान्य प्रतिभा और धार्मिक व्यक्ति था। अगला देखिए, ऐसा किसने कहा है? सामान्य व्यक्ति था, रोलिन चैम्बोल्स ने कहा है। देखें आगे, ये कामटे का ये है, कामटे द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं हैं जो मैं इसमें मेंशन किया। समाज एक नवीन विज्ञान है, ऐसा उन्होंने कहा है कामटे ने। समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, ऐसा कहा है कामटे ने। और समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, ये भी कहा है कामटे ने। और ये भी कहा है उन्होंने कि समाजशास्त्र सबसे जटिल विज्ञान है। समाजशास्त्र सबसे जटिल विज्ञान है, ऐसा कहा है कामटे ने। अब आगे देखिए, विज्ञानों का संस्करण, वर्गीकरण। गणित शास्त्र, सबसे पहले गणित आया, फिर खगोल शास्त्र आया, भौतिक शास्त्र आया, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र, समाजशास्त्र और नैतिक शास्त्र या नैतिक विज्ञान। फिर कामटे ने कहा है समाजशास्त्र विज्ञान के पदानुक्रम का मुकुट भवन है, ऐसा कहा है समाजशास्त्र के बारे में कामटे ने। समाजशास्त्र को एक समन्वयात्मक विज्ञान कहा है कामटे ने। देखिए समाजशास्त्र का दो क्षेत्र हैं समाजशास्त्र के। इसमें क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एक स्वरूपात्मक, जिसको सिंथेटिक बोलते हैं, और दूसरा है समन्वयात्मक। तो वो इस तरह से दो भागों में बांटा गया है। तो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक क्षेत्र में अगस्त कामटे समन्वयात्मक मानते हैं कि समाजशास्त्र समन्वयात्मक है, जबकि अन्य विद्वान जो मानते हैं जैसे जॉर्ज सिमल, वीरकांत, मार्विन, मैक्स वेबर और टानिज, रास, पार्क, बर्गेस, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष विज्ञान है। अब समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय इन्हें कहा जाता है। समन्वयात्मक में सोरुकिन, दुर्खिम, हाबहाउस, गिन्सवर्ग, कामटे, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब समन्वयात्मक विज्ञान मानते हैं समाजशास्त्र को। कामटे ने कहा है कि ये एक भविष्यवाणी करने योग्य है, यानी कामटे ने समाजशास्त्र को कहा है ये भविष्यवाणी कर सकता है। समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है, ऐसा भी समाजशास्त्र के बारे में कामटे ने कहा है। मानवता का धर्म, कामटे एक प्रत्यक्षवादी भी थे, दूसरी तरफ धार्मिक भी थे। आगे देखिए, नैतिक आधार। कामटे महामानव वास्तव में जीवित ईश्वर है। उन्होंने कहा है हमें धर्म विशेष का नहीं, महामानव का पुजारी बनना चाहिए। अंधविश्वासों में नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास का होना चाहिए। यही मानव का धर्म है। कैचिज्म और पॉजिटिव्म, पॉजिटिव्स एंड फिलॉसफी, प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का संस्करण, पॉजिटिव पॉलिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमनिटी, कैचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, इसमें शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने बताया है। विज्ञानों का संस्करण, जैसा अभी आपने देखा, विज्ञानों के संस्करण के आधार पर कैसे उन्होंने बताया है। ऐतिहासिक विकास के क्रम में उन्होंने बताया जो विज्ञानों का संस्करण है वह एक ऐतिहासिक उद्भव के आधार पर किया गया है। दूसरा, एक दूसरे पर निर्भरता के आधार पर, व्यापकता का बढ़ती डिग्री और उनकी विषय वस्तु की जटिलता के आधार पर, तथ्यों के परिवर्तनशीलता के आधार पर। अब देखें यहाँ पर, अब आप देख लें यहाँ पर किस तरह से समाजशास्त्र कैसे, पहले समाजशास्त्र, पहले मैथ आया सबसे पहले आपका, मैथ आया, आपका सबसे पहले मैथ आया, फिर एस्ट्रोनॉमी आया, खगोल शास्त्र, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र आया, उसके बाद केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र आया। रसायन शास्त्र के बाद आप देखें, उसके बाद
उसके बाद आया बायोलॉजी, बायोलॉजी आया, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। उसके बाद सोशियोलॉजी आया। इसके बाद भी काम्टे ने कहा है कि यहाँ नैतिक शास्त्र आएगा। नैतिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र आएगा। इसके बाद सोशियोलॉजी के पास उन्होंने कहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी और डिक्रीजिंग जर्नलिटी, ऐसा इन्होंने, अब देखें हायरार्की ऑफ साइंस। अब इसमें आप देखें कि किस आधार पर हायरार्की होती है। द हायरार्की ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू काम्टे, मैथमेटिक्स इज फंडामेंटल टू ऑल साइंसेज। मैथमेटिक्स इज द बेसिक ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। किस तरह से देखिए मैथमेटिक्स किसके किसके ऊपर डिपेंड होता जा रहा है, कौन कौन सा शास्त्र जो है किस पर निर्भर है। फिर लिखा है मैथमेटिक्स इज बेसिक ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिपेंड है। फिर मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी आर द बेसिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर। फिर दीज थ्री साइंसेज आर द बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये थ्री साइंस जो हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर डिपेंड है। नेक्स्ट क्या है, द कंप्लीट एंड द लास्ट साइंस इज द सोशियोलॉजी दैट एज्यूम्स एंड अदर फाइव साइंसेज। ऊपर के जितने 5 साइंस हैं उस पर सोशियोलॉजी डिपेंड करता है कंप्लीटली। तो इसे कंप्लीट साइंस उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि समाजशास्त्र के बाद नैतिक शास्त्र आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला है समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। काम्टे ने कहा है प्रत्यक्षवाद के 3 स्तर विज्ञानों का संस्करण सामाजिक स्थिति की सामाजिक गतिकी के 2 प्रमुख विभागों के रूप में परिवार, मानवता का धर्म आदि अत्यधिक लोकप्रिय है। काम्टे की प्रमुख रचनाओं एक सरसरी निगाह डाल देते हैं। पाठक इस तथ्यों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। और आप देखें कि सामाजिक सिद्धांत और सांस्कृतिक इतिहास में ऐसी कम ही समस्याएं होंगी जिन पर काम्टे ने विचार न किया हो। मौलिक सामाजिक सिद्धांतों को विकसित करने की अपेक्षा अपने से पहले विद्वानों के विचारों का समन्वय और संगठन भी उन्होंने किया है। जैसे विज्ञानों का जो 3 स्तरों का नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसका नाम है लॉ, इसको हिंदी में कहते हैं 3 स्तरों का नियम, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। जैसे धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर। काम्टे का 3 स्तरों का नियम महत्वपूर्ण योगदान रखता है। 1822 में आपने केवल 24 वर्ष के थे तभी वे इस नियम को प्रतिपादित कर दिया था। और मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन भी उन्होंने किया है। विकास के अध्ययन के आधार पर ये पता चलता है कि क्रम विकास के 3 स्तर पाए जाते हैं, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। धार्मिक को थियोलॉजिकल और तात्विक को मेटाफिजिकल और प्रत्यक्षवाद को पॉजिटिविज्म। अब आए देखते हैं स्थैतिकी और गतिकी समाजशास्त्र। काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है, स्थिर और गतिकी समाजशास्त्र। इस विभाजन का विचार जीव विज्ञान से लिया गया है जो विज्ञान की एक पदानुक्रमित की उनकी धारणा के अनुरूप है। सामाजिक स्थिरता में कानून और व्यवस्था का वर्णन मिलता है। सामाजिक गतिशीलता में प्रगति और परिवर्तन का मानव के 3 चरण के नियम है। धार्मिक थियोसॉफिकल स्टेज, उस समय सब कुछ भगवान पर छोड़ देते थे। उस समय लोग कारण और प्रभाव नहीं समझ पाते थे। दुनिया के सारे प्रभाव भगवान के कारण ही होते हैं, जैसे चेचक, हैजा ईश्वर का क्रोध है। कुछ जनजातियां ये मानती थीं। 3 स्तरों का नियम जो है फैटिज्मवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद। जैसा कि दिन निकलने से सब लोग कहते हैं कि अरे सूर्यदेव प्रकट हो गए, इनकी पूजा करो। सब लोग सूर्य की अर्चना और पूजा करते हैं। हवा चलने लगी तो वायुदेव आ गए, और अग्नि जहाँ प्रज्वलित हो गई तो अग्निदेव आ गए। इस तरह से अनेक देवताओं का पूजा उस समय करने लगे। उसके बाद में उनको पता चला कि इन सब के पीछे किसी एक शक्ति का हाथ है। उसके बाद उनको पता चला कि एक शक्ति का हाथ है, इसका मतलब कि एक ईश्वरवाद। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इन सब को चलाने वाला सिर्फ एक ही ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, वही ईश्वर इन सब को चलाता है। तब से वो एक ईश्वरवादी
हो गए हैं, जो ब्रह्मांड के हर पहलू में शासन करता है। फिर आइए तत्व मीमांसा पे। जब हम तत्व मीमांसा पे पहुंचते हैं तब लोगों ने तत्वों को एक सिंथेटिक तौर से सोचना स्टार्ट कर दिए, यानी विचार करने लगी कि क्या कारण है, कि ऐसा क्यों होता है, बादल क्यों गरजते हैं, बारिश क्यों होती है, धूप क्यों निकलती है, चंद्रमा क्यों घूमता है, पृथ्वी क्यों घूमती है, कितने चक्कर लगाती है, तारे क्यों चमकते हैं। तो ये इन सब का कारण का पता लगाने लगा। इसे कहते हैं मेटाफिजिकल या तत्व मीमांसा चरण। इसमें आप देखें भौतिक, और इसे कहते हैं मेटा का मतलब होता है परे, और भौतिक का मतलब भौतिक संसार। अलौकिक शक्ति का स्थान लौकिक शक्ति ने ले लिया। यह कल्पना बनाम बुद्धिमान यानी तर्कवाद का विकास हुआ। किस समय? तत्व मीमांसा। उन्होंने पता लगाने लगे कि बिजली क्यों चमकती है। यानी बादल इसलिए बिजली चमकती है क्योंकि आपस में जो बादल हैं टकराते हैं, जिसके टकराने के कारण बिजली चमकती है। जैसे आप वैज्ञानिक तत्व क्या है, सबसे पहले सब लोग मानते थे कि पीपल में भूत रहता है, रात में पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ भूत होता है, जाने के बाद हम सब मर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, ये धारणा थी। लेकिन जब ये विज्ञान के द्वारा ये पता लगाया गया, तर्क के द्वारा ये पता लगाया गया, तो ये पाया गया कि पीपल रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसके कारण आसपास जो भी जीव जंतु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण वहाँ बेहोश हो जाते हैं। तो ये सब, लेकिन जब उन लोगों के पास जब तात्विक या मेटाफिजिकल स्टेज था, उस समय उन लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो इस बात का तर्क निकाल सकें कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर उस समय कोई ऐसा कह भी देता तो उसको सब लोग नहीं मानते। जैसे पहली बार एक व्यक्ति ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, किसी ने नहीं माना कि पृथ्वी गोल है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सर्च किया गया, ये खोज की गई, तब जाके पता चला कि पृथ्वी गोल है। और गोल होने के बाद वो अपनी धुरी पर ही घूमती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इस तरह से पता चलता है। जब हम वैज्ञानिक स्टेज पर आते हैं तब पता चलता है कि क्या वैज्ञानिक तरीके से कौन सी बातें क्या हैं, कारण क्या है, इन सब का पता लगाया जाता है। तो इसे ही सकारात्मक चरण कहते हैं। सूर्य चंद्रमा क्या है, कैसे घूमते हैं, पृथ्वी गोल है, घूमती है, सूर्य की परिक्रमा लगाती है। अब समाज में नियम कानून, उत्तराधिकार के नियम भी बनने लगे। तो ये क्या है? तत्व मीमांसा स्टेज। अगला आप देखें कि अगला देखें, जैसे कि अपने स्कूल के जीवन काल में काम्टे बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। काम्टे को एक आदर्श पुरुष मानते थे जिनका अनुकरण करना चाहते थे। अपने स्कूल के एक मित्र को उन्होंने एक बार लिखा था, मैं आधुनिक सुकरात का अनुकरण करना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप कृपया नोट कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उनके कथन है, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा या कहीं इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा था, मैं आधुनिक सुकरात का अनुकरण करना चाहता हूँ, उनके बौद्धिक गुणों का नहीं बल्कि उनके जीवन के तरीके का। तुम जानते हो कि जब वे केवल 25 वर्ष के ही थे तभी उन्होंने अपने को पूर्णतः बुद्धिमान व्यक्ति सोच लिया था। मैं भी उसी विचार को ग्रहण करने का साहस किया हूँ, यद्यपि अभी मेरी आयु 20 वर्ष की भी नहीं है। तो इस तरह काम्टे ने कहा। 20 वर्ष की आयु में ही काम्टे को सर्व प्रमुख दार्शनिक सेंट साइमन के संपर्क में आने के कारण सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दोनों का घनिष्ठ संपर्क सन 1818 से लेकर 24 तक ही बना रहा। कहा जाता है कि सेंट साइमन के विचारों का अगस्त काम्टे पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। काम्टे की महान कृतियों में हमें संशोधित और परिवर्धित रूप में देखने को मिलती है। देखिए, अगस्त काम्टे जो थे फ्रांस के थे। फ्रांस के रहने के कारण उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी सब फ्रांस में लिख डाली। इसका ट्रांसलेट दूसरे लेखकों ने किया। इस वजह से तब हम लोगों को पता चला कि अगस्त काम्टे नामक कोई व्यक्ति था जिन्होंने ऐसा इतनी बुक्स लिखी हैं और हमारे समाजशास्त्र के जनक हैं। तो इस तरह से हमें पता चला सेंट साइमन के मस्तिष्क में की ही उपज है। काम्टे और सेंट साइमन
काम्टे सेंट साइमन के अनुयायी थे। यह सोचना शायद उचित ही ना होगा, फिर भी विस्काउट मॉले के विचारानुसार काम्टिस्ट विचारधारा को सेंट साइमन की दो स्पष्ट देन है। प्रथम, या तो विज्ञानों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण अति आवश्यक है, दूसरा यह कि दर्शन का वास्तविक ध्येय सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक विचारकों का उचित उद्देश्य नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन करना था। काम्टे का समस्त विचारधारा सेंट साइमन द्वारा प्रभावित ही नहीं था और न ही काम्टे की बौद्धिक असफलताएं सेंट साइमन से संभव थी। इस कारण से स्पष्ट था कि वह यह है कि सेंट साइमन की विचारधारा में क्रमबद्धता का अभाव था, जबकि काम्टे अपनी विचारधारा में यथार्थता, सुतथ्यता, तार्किकता पर अधिक बल देते थे। अब देखिए, काम्टे की पॉजिटिव फिलॉसफी पर का हृदय से स्वागत किया गया। पॉजिटिव पॉलिटी उतनी ही निंदा की गई, जबकि पॉजिटिव पॉलिटी की उतनी निंदा की गई। जैसा कि पहले कहा गया है, जॉन स्टुअर्ट मिल यह निश्चित मानते हैं कि प्रथम कृति के सृजन के पश्चात काम्टे की असाधारण प्रतिभा और क्षमता का विनाश प्रारंभ हो रहा था। दूसरे शब्दों में, पॉजिटिव पॉलिटी में काम्टे उस वैज्ञानिक स्तर पर स्थिर न रह सके जैसा कि पॉजिटिव फिलॉसफी को उन्होंने आधारित किया था, परंतु स्वयं काम्टे ने समाजशास्त्र को एक आधारभूत निर्देशक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। उनकी यह स्वीकृति सेंट पियर्स, मॉन्टेस्क्यू, कोंडरसेट और सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित था। फिर आइए देखते हैं काम्टे किससे किससे प्रभावित थे। काम्टे ने समाजशास्त्र को एक आधारभूत तथा निर्देशक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। उनकी यह स्वीकृति सेंट पियर्स, मॉन्टेस्क्यू, कोंडरसेट और सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि काम्टे अपनी विचारधारा को नया और मौलिक रूप देने के विषय में उतना अधिक सचेत न रहकर इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे कि उनके पहले के विचारकों के विचारों को इस प्रकार समन्वित और संगठित किया जाए कि उन्हें एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जाए और इन वैज्ञानिक आधार पर सुप्रतिष्ठित रहते हुए सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सकें, जिससे सामाजिक संगठन, सुव्यवस्था और प्रगति संभव हो सके। काम्टे की आधारभूत पद्धति शास्त्रीय स्थिति यह है कि यदि भविष्य में मानव ज्ञान का विस्तार होता है तो निरीक्षण, परीक्षण, तुलना की वैज्ञानिक पद्धति के सहारे ही संभव है। उनकी ये पद्धति है, अध्ययन पद्धति क्या है? काम्टे की अध्ययन पद्धति क्या है? काम्टे की अध्ययन पद्धति क्या है? काम्टे की अध्ययन पद्धति निरीक्षण, परीक्षण और तुलनात्मक वैज्ञानिक पद्धति, जिसके अनुरूप सदस्यों में बौद्धिक और नैतिकता पनप सकेगी। इस एकता के आधार पर समाज का संगठन, पुनर्निर्माण सरल होगा। विज्ञानों के वर्गीकरण का विचार काम्टे ने सेंट साइमन से ही मिला था। विज्ञानों का जो वर्गीकरण उन्होंने किया है, ये सेंट साइमन के विचारों से ही उनको इसकी प्रेरणा मिली थी। विज्ञानों का एक संस्करण प्रस्तुत किया। संस्करण गणित शास्त्र से प्रारंभ होकर खगोल शास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणी शास्त्र से गुजरते हुए समाजशास्त्र के लिए विज्ञान पर पहुंचकर खत्म हो गया। संस्करण के संबंध में हम विस्तृत विवेचना कर लेंगे। आगे देखें कि अरस्तु के सामाजिक संगठन के आधार के संबंध में जिस विचार को काम्टे ने ग्रहण किया उसे कहते हैं समाज की स्वायत्त अवधारणा। यद्यपि आपने इस अवधारणा का कोई अधिक व्याख्या नहीं की है, फिर भी स्वायत्त सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहते हैं। आपकी अनेक अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर आधारित है, परंतु उनके लेखों में इसका अधिक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है। आपका विचार है कि ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित और निर्देशित होता है, और यदि इन नियमों को हमें समझना है तो धार्मिक तात्विक आधारों पर नहीं बल्कि विज्ञान की विधियों द्वारा समझा जा सकता है। वैज्ञानिक विधियों में कल्पना का
को कोई स्थान नहीं। ये तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली है। देखिए, अगस्त काम्टे ने क्या किया है कि ये जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, ये अगस्त काम्टे की वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, विधियां हैं। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण आप याद कर लेंगे। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। काम्टे का कहना है कि अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण को व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा न केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन संभव है बल्कि समाज का भी, क्योंकि समाज की प्रकृति एक अंग है। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी प्रकार से प्रकृति के अंग के रूप में सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती रहती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के गति, ऋतु परिवर्तन, चांद सूरज का आवागमन, दिन रात का होना, प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती हैं, सुनिश्चित नियमों और निर्देशित होती है, उसी प्रकार मानवीय सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती हैं, कुछ सामाजिक नियमों के अंतर्गत ही घटित होती हैं। प्रत्यक्षवाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अपने धार्मिक और तात्विक विचारों से दूर रहने का प्रयत्न करता है, क्योंकि इसकी अध्ययन प्रणाली में वैज्ञानिक कदापि नहीं हो सकती। प्रत्यक्षवाद कल्पना और ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं, बल्कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर व्यवस्थित कार्यप्रणाली के आधार पर ही सामाजिक घटनाओं की व्याख्या है। अब आगे उदाहरण देखते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा प्रत्यक्षवाद की इस विशेषता को सुंदर ढंग से समझाते हुए डॉक्टर ब्रिजेस ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति संखियां खाकर मर जाता है तो इस घटना की व्याख्या धर्मवादी, तत्वज्ञानी और वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी तीनों की अलग अलग ढंग से सोचने की दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होगी। धर्मवादी उस व्यक्ति को मर जाने का एक दैवीय विधान मानेंगे, इसके विपरीत ईश्वर की इच्छा मानेंगे। इसके विपरीत तत्वज्ञानी क्या कहेंगे, मिलन और विछोह एक स्वाभाविक नियम है, मृत्यु एक ऐसा अंतिम विछोह है जिसे विछुड़कर फिर नहीं मिलता है। परंतु इसी मृत्यु के संबंध में एक वैज्ञानिक का मत है कि अब आगे आप देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं, विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद की क्या मान्यताएं और विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रत्यक्षवाद के बारे में प्रमुख रूप से विशेषताएं बताई हैं। कुछ सुनिश्चित सामाजिक नियम होते हैं और यथार्थ ज्ञान होता है। प्रत्यक्षवाद में क्या होता है, एक यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्षवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप देखें, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यथार्थ ज्ञान है। फिर अगला है, सबसे पहला क्या है, कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं। अब आप देखें, इसी आधार पर वैज्ञानिक कार्यप्रणाली है, इसमें एक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली है। फिर आप देखें, अगला है प्रत्यक्ष ना होने वाली घटनाओं में असंबद्ध, प्रत्यक्ष ना होने वाली घटनाओं से असंबद्ध है। जबकि आप देखें कि धर्म और विज्ञान का समन्वय काम्टे ने किया है, धर्म और विज्ञान का समन्वय काम्टे ने किया है। सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन काम्टे हैं। अगला देखें कि चैम्बर्लिस ने कहा है, प्रत्यक्षवाद की उपयुक्त प्रमुख विशेषताओं का वर्णन अति उत्तम है ढंग से किया गया है। काम्टे ने अस्वीकार किया है प्रत्यक्षवाद अनिश्वरवादी है, क्योंकि यह किसी भी अलौकिकता से संबंधित नहीं है। उनका यह कहना है कि प्रत्यक्षवाद भाग्यवादी नहीं, क्योंकि यह स्वीकार करता है कि बाहरी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यह आशावादी भी नहीं, क्योंकि इसमें आशावाद के आध्यात्मिक आधार का अभाव है। ये भौतिकवादी भी नहीं, क्योंकि यह भौतिक शक्तियों की बौद्धिक शक्ति के अधीन रहता है। तो इस तरह से आप देखें कि प्रत्यक्षवाद क्या है, ज्ञान से इसका संबंध है, जिनका कि पूर्व ज्ञान संभव है। प्रत्यक्षवाद के बारे में आप देख चुके हैं, प्रत्यक्षवाद किसे कहते हैं। और
बौद्धिक देखें इसमें कि किस तरह से उन्होंने प्रत्यक्षवाद की विवेचना की है। चैम्बर्स ने क्या कहा? चैम्बर्स ने प्रत्यक्षवाद की उपयुक्त प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है अति उत्तम ढंग से इस प्रकार। काम्टे यह स्वीकार किया है कि प्रत्यक्षवाद अनिश्वरवादी है क्योंकि वह किसी भी रूप में अलौकिकता से संबंधित नहीं है। उनका यह कहना है दावा था कि प्रत्यक्षवाद भाग्यवादी नहीं, क्योंकि वह एक स्वीकार करता है कि बाहरी अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं। यह आशावादी भी नहीं, क्योंकि इसमें आशावाद के आध्यात्मिक आधार का अभाव है। यह भौतिकवादी भी नहीं, क्योंकि यह भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्ति के अधीन समझता है। प्रत्यक्षवाद का संबंध वास्तविकता से है, काल्पनिकता से नहीं। उपयोगी ज्ञान से है, न कि समस्त ज्ञान से। इसका संबंध उन निश्चित तथ्यों से है जिनका कि पूर्व ज्ञान संभव है। इनका संबंध यथार्थ ज्ञान से है, न कि अस्पष्ट विचारों से। सावयवी सत्य है, न कि शाश्वत सत्य। सापेक्ष है, न कि निरपेक्ष। अंत में प्रत्यक्षवाद इस अर्थ में सहानुभूतिपूर्ण है, यह उन सब लोगों को एक सखापान में संबद्ध करता है जो कि उनके मूल सिद्धांत और अध्ययन प्रणालियों पर विश्वास करते हैं। संक्षेप में, प्रत्यक्षवाद विचार की वह पद्धति है जो कि सार्वभौमिक रूप से सभी को मान्य है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रत्यक्षवाद का प्रथम और सर्वप्रमुख उद्देश्य धार्मिक और तात्विक अवधारणाओं या विचारों के मानव मस्तिष्क को मुक्त करके सामाजिक अध्ययन और अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर लाना है। प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को सामाजिक अध्ययन में प्रयोग में लाकर सामाजिक विज्ञान को ही उतना ही यथार्थ बनाना चाहता है जितना कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद वह वैज्ञानिक साधन बन जाता है जिसके द्वारा मानव का बौद्धिक विकास संभव और सरल होगा। बौद्धिक विकास के बिना सामाजिक प्रगति भी असंभव है। प्रत्यक्षवाद सामाजिक प्रगति में भी सहायक होता है। आप देख लीजिए, जो प्रत्यक्षवाद है वो सामाजिक प्रगति में भी सहायक होता है, क्योंकि सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के द्वारा हमें वास्तविक और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके व्यवहारिक प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रगति को संभव बनाया जा सकता है। वास्तविक और प्रत्यक्ष ज्ञान सामाजिक पुनर्गठन में भी ठोस बुनियाद होगी। प्रत्यक्षवाद का अंतिम उद्देश्य सामाजिक पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन ही है। अब आपने देखा अगस्त काम्टे के बारे में पढ़ा। अगस्त काम्टे किसे कहते हैं? अगस्त काम्टे की कौन कौन से विचार हैं? नंबर 1 विचार उनका क्या है? नंबर 1 है विज्ञानों का संस्करण, प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय का नियम और मानवता का धर्म। ये उनका प्रमुख विचारधारा है। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं भी बताई। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं बच्चों। ये सब याद करके अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जिससे कि आपको फिर से बार बार ना पढ़ना पड़े। ये भी आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, अक्सर ये पूछा जाता है कि अगस्त काम्टे ने कौन कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया। आप याद करेंगे निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। तो निरीक्षण में न, परीक्षण में प, इसमें प्र और व। इस तरह से याद करिए, न, प, प्र, व। इस तरह से शॉर्टकट में कुछ याद कर लीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपको ये PDF याद हो जाए। इनको अगस्त काम्टे के बारे में आप सब याद कर लें, जिससे दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। अगस्त काम्टे की बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका विज्ञानों का वर्गीकरण भी इम्पोर्टेंट है। इनका जो त्रिस्तरीय नियम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मानवता का धर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और 1-2 बार आप पढ़ेंगे बस याद हो जाएगा। आपको समझने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं। और कुछ विद्वानों के जो थॉट्स इसमें दिए हुए हैं उसको ज़रूर याद करिएगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बनाए गए वीडियो को देखा, आप मेरे साथ रहें इतनी देर और मेरे लेक्चर को सुना, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा। मेरी लेक्चर आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो इसके लिए आप
अपने मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल बटन को दबाइएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जैसे जैसे मैं बनाती रहूँगी आपको प्रोवाइड वो बेल बटन दबाने के बाद आपको मिलता रहेगा मेरी सारी वीडियोस, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत यही करनी होगी कि आपको लाइक करना पड़ेगा। और आपका ये ढेर सारा प्यार, आपके द्वारा दिया गया सम्मान मुझे प्रोत्साहित करता है कि मैं फिर से आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अब आप पढ़िए और स्वस्थ और मस्त रहिए। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।